अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। फरवरी 2022 में चुनाव होना है और जैसा कि बात सच है कि लखनऊ का रास्ता, क्योंकि लखनऊ में ही मेन जगह है जिसकी कुर्सी को लेकर तमाम टक्कर है, उसका रास्ता बरेली से जाता है और बरेली की सियासत में 9 सीटें बहुत मायने रखती हैं और समाजवादी पार्टी के लिए 9 सीटों का बहुत अहम हो जाती है और ख़ास तौर से 2 सीटें उसमें ऐसी हैं जिनका जो मर्तबा है, जो मुकाम है वो बहुत ख़ास है। ख़ास तौर से शहर सीट और कैंट विधानसभा सीट, क्योंकि उस सीट पर हमेशा से ही ज़्यादातर मौके ऐसे रहे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा और इन सीटों पर इस बार जो है समाजवादी पार्टी अपने तमाम नुमाइंदों को लगातार मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और उसी में से कैंट विधानसभा सीट से भावी उम्मीदवार के तौर पर गौरव सक्सेना जी, जो किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। अहम बात यह है, अपनी शुरुआती ज़िंदगी से जब से उन्होंने सियासत के कहकहे सीखे, वहाँ से शुरुआत करते हुए छात्र संघ की राजनीति से कहकहे सीखते हुए आगे बढ़ते हुए 2 बार वो लगातार पार्षद रहे और ख़ास तौर से उस मौके पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा इलाका रहा है बरेली का, उस पर भी उन्होंने लगातार विजय हासिल की और उसी को देखते हुए और तमाम जो संबंध हैं, तमाम चीज़ों को देखते हुए लोगों का जो जुड़ाव है वो भी उनकी तरफ ख़ास है। इसी वजह से कैंट विधानसभा सीट से वे एक भावी उम्मीदवार के तौर पर लगातार दस्तक दे रहे हैं। हम तमाम विषयों पर बात करेंगे और आज हम ऐसी जगह मौजूद भी हैं जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और यहाँ से बहुत सारी बातें जो हैं लगातार सियासी समीकरण चल रहे हैं। एक शुरुआती जो बात है, जो एक कहना भी चाहिए, क्योंकि आप बड़ा लंबा अरसा होता है, करीब 15 साल हो गया आपको या इससे भी लंबा अरसा हो गया सियासत से जुड़े हुए, और किस तरह से एक जो मैंने अपनी बात थी, तकरीर बात करने का जो तरीक़ा है उससे कर दी है। आपके बारे में कुछ इजाफा करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि राजनीति में इतने साल टिके रहना ये भी एक पार्टी के लिए भी बड़ी बात होती है। समीर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद जो आपने मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया। आपने बहुत कुछ मेरे बारे में बता दिया, बस थोड़ा सा और मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, जब आपने मुझसे कहा ही है तो, कि जिस दिन से मैंने राजनीति में कदम रखा, जब एक नौजवान जब ग्रेजुएशन में डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उस दौर में वो सपने अपने सजोता है। जब मैंने पहला कदम डिग्री कॉलेज में रखा, एडमिशन लिया, तो दूसरा कदम मैंने अपने समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर रखा और राजनीति की शुरुआत की। छात्र जीवन से ही समाजवादी छात्र सभा से जुड़ गया और समाजवादी आंदोलनों में मैं लगातार भागीदारी करने लगा। आगे जाकर समाजवादी छात्र सभा की ज़िले की कमान मैंने संभाली, छात्र सभा का जिलाध्यक्ष बना। उसके बाद पार्टी ने मुझ पर भरोसा करते हुए युवजन सभा का जिलाध्यक्ष मुझे बनाया और मेरे कार्यकाल में सफल एक मंडलीय सम्मेलन भी बरेली में आयोजित करने का मुझे गौरव हासिल हुआ। और इसी के साथ आज वर्तमान में मैं महानगर का महासचिव हूँ, दूसरी बार पार्षद हूँ अपने शास्त्री नगर क्षेत्र से। और बाकी मेरा मानना यह है कि राजनीति जो है समाज सेवा के लिए की जानी चाहिए। आप अपने लोगों के बीच में काम करते रहिए, लोगों के दुख दर्द बांटते रहिए, लोगों की आवाज़ बुलंद करते रहिए, सर्व सुलभ उपलब्ध रहिए। मैं समझता हूँ कि राजनीति आपकी आगे की ओर बढ़ती रहेगी। मैं एक बहुत अहम सवाल है, आप शास्त्री नगर से आते हैं, वहाँ के पार्षद हैं, और मैं जो समझता हूँ वो शहर विधानसभा में इलाका आता है और आप कैंट से भावी उम्मीदवार के तौर पर लगातार दस्तक दे रहे हैं। अपना इलाका ही आपने बदल दिया, मतलब ये क्या कॉन्फिडेंस इतना बड़ा है या ये है कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आपने महसूस किया, किस तरह से कहेंगे? क्योंकि ये राजनीति हल्के में भी बात चली कि गौरव सक्सेना तो शहर सीट से अगर लड़ते तो ज़्यादा अच्छा। देखिए, मुझे हमेशा धारा के विपरीत में बहना बहुत अच्छा लगा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के गढ़ से निर्दलीय पार्षद दूसरी बार जीत कर आया हूं और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि ये शहर और कैंट क्षेत्र को आप दोनों को अलग नज़रिए से देखते होंगे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है और एक जैसी बातें हैं यहाँ पर। मैं समाजवादी पार्टी में महानगर का पदाधिकारी भी हूँ, मेरे लिए दोनों क्षेत्रों में मैं काम करता हूँ। अपने पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मैं जुड़ाव रखता हूँ। और बाकी रही बात ये कि शहर से हूँ या कैंट से हूँ, देखिए, जनता के लिए काम करना उद्देश्य होना चाहिए। ये लोग जो हैं धर्म को, जाति को बांटने का काम करते हैं। मेरा मानना ये है कि हम जाति धर्म के आधार पर नहीं, हम अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में खड़े होंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और देखिएगा आने वाले समय में
अखिलेश यादव जी पूरे देश के नेता उभर के निकलेंगे। प्रदेश के हजारों लाखों करोड़ों नौजवान के नेता हैं, उनकी बात जो है वो सुनते हैं, उनकी बात को जो है वो लोग नौजवान भी उनकी बात सुनते हैं। अखिलेश यादव जी भी उनके दर्द को समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि लोगों का जुड़ाव अखिलेश यादव जी के साथ है। बाकी जो मैंने काम किए होंगे, लोग जो मुझसे जुड़े होंगे, आने वाले समय में वो सबके सामने आ जाएगा। एक और सवाल है, आखिर के 1-2 सवाल हैं। आप कायस्थ समाज से आते हैं जी। जिसकी आपको एक पद की जिम्मेदारी भी मिली, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, मैं उसका तस्करा तो आप खुद ही करेंगे। ये राजनीति हलकान में बात चल रही कि गौरव सक्सेना पूरे दिन के नेता हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? और ख़ासतौर से कैंट सीट पर मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के जो भावी उम्मीदवार जो तमाम नज़र आते हैं, बहुत सारे नाम हैं, नाम नहीं गिनाना बेहतर रहेगा। उनके बीच एक पूरे दिन का नेता, क्योंकि बहुत लंबा सियासी सफ़र है, किस तरह से देखते हैं आप? मैं नहीं जानता कि आप मुझे किस तरह देखते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि राजनीति कुछ थोड़े समय के लिए नहीं की जा सकती। राजनीति करने के लिए मैंने जैसा आपको कहा कि समाज सेवा आपको करनी होगी और 24 आवर आपको राजनीति के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, अपनी पार्टी के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। आज देखने में आ रहा है बहुत सारे लोग जो राजनीति को केवल एक कुछ और कारोबार करते हैं, कोई कुछ बड़े पैसे वाले हैं, उद्योगपति हैं। आप देखिए कि वो लोग राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं केवल एक शौकिया तौर पर। ये बहुत ख़राब बात है कि अगर लोग शौकिया तौर पर राजनीति को अपनाने लगेंगे, राजनीति को देखने लगेंगे, वो पैसे वाले लोग जो पैसे के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो जनता के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता के लिए आने वाले समय में पढ़े लिखे नौजवान जो जनता का दुख दर्द समझें, उनको बांटें, जो जनता के साथ खड़े रहें, मैं समझता हूँ कि वही राजनीति में आगे आकर कार्य कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, लोगों के मन की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। बस 1-2 आखिरी के सवाल हैं। कैंट का जब हम पूरा एक सर्वे करते हैं, नज़र आता है, सड़कों का हाल देखते हैं, एजुकेशन की तरफ नज़र जाती है, और उसमें मैं थोड़ा सा ये भी जोड़ता चलूँ कि अभी अटल सेतु का भी उद्घाटन हुआ था, उसमें राजेश अग्रवाल जी भी मौजूद थे। तो क्या इतने सालों के बाद, तकरीबन उन्हें 25-30 साल का सफ़र हो गया विधायक बने हुए, तो क्या ये जो हमें आज दिन मिली है, क्या आपको नहीं लगता इसमें देरी हुई है? क्योंकि इसके अलावा मैंने और बहुत सारी बदायूं रोड पे भी देखा, वहाँ के भी सड़कों का हाल देखा, किस तरह से टूटी फूटी सड़कें हैं, जबकि ये बात कही गई थी कि 100 दिन में जो है गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। किस तरह से देखते हैं इस बात? देखिए, अगर राजेश अग्रवाल जी की बात करें, उनका बहुत बड़ा कद रहा। वो हमारे उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने कैंट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। आज भी वो कैंट क्षेत्र से विधायक हैं और अपनी पार्टी में भी एक उनका बहुत बड़ा कद है। लेकिन जिस कद के वो नेता हैं, उस कद का काम जो है बरेली को नहीं मिल पाया, बरेली में नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि कहीं उन्होंने बरेली के साथ ईमानदारी से अगर उन्होंने कुछ कार्य किया होता तो वो दिखता। अटल सेतु एक उपलब्धि उनकी वो उन्होंने गिनाई है अपनी, और मैं उनको अगर उसके लिए बधाई भी दूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अटल सेतु बहुत दिन पहले ही बन जाना चाहिए था। क्यों इसको लेट किया गया? जब आपका ओवरब्रिज बन रहा था, जो चौपले से बदायूं की रोड की तरफ जा रहा था, तब आप कहाँ थे? तब आपने उसके काम को क्यों नहीं जोड़ा? तब क्यों नहीं उसको वाई शेप में बनने के लिए आपने प्रयास किया? आप तब भी जनप्रतिनिधि थे। मैं समझता हूँ कि हो सकता है सत्ता में ना हो, विपक्ष में हो, लेकिन अगर विपक्ष में भी रह के मजबूती से अपनी बात की जाए तो निश्चित तौर पर लोग सुनेंगे, लोग आपकी बात को मानेंगे। आज इतने बड़े कद के होने के बाद बरेली के लिए बहुत कुछ जो मिल सकता था वो नहीं मिल पाया। हमारी नाराज़गी उनसे इस बात की है। बाकी वो बड़े नेता हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है और करें, क्योंकि अब 4 से 6 महीने का कार्यकाल रह गया है। अटल सेतु एक खड़ा है, सुभाष नगर के अंदर लोगों की समस्याएं हैं जल भराव की, बहुत लंबे समय से लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है 6 महीने के अंदर कोई जादुई उनके पास छड़ी हो, वहाँ पर भी लोगों के लिए ओवरब्रिज बनवा दें, जिससे कि लोगों का निकलना और बरसात के टाइम पे माताओं बहनों को जो बेइज्जती झेलनी पड़ती है, जो निकलना मुश्किल हो जाता है, दूभर हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हो सकता है कि उनके लिए भी कुछ 6 महीने के अंदर वो कोई जादू से कर सकें। और नहीं कर पाएंगे तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनेगी, मैं वादा नहीं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जी के पास हम जैसे नौजवान इस मुद्दे को लेके जाएंगे और वो हमारी बात पर
वहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम करें। बस एक आखिरी सवाल है। कैंट विधानसभा से आप एक उम्मीदवार के तौर पर हैं, अपने मुकाबले में आप किसको मानते हैं? क्योंकि तमाम मैं समझता हूँ कैंट पे ही सबसे ज़्यादा दावेदारी है। उसमें गौरव सक्सेना, जो कि अगर मैं अपने शब्दों को कहूँ, जो बुरा मानने की बात नहीं, पूरे दिन के नेता हैं, क्योंकि पार्षद होना यही बड़ी बात है, निर्दलीय वो भी, और छात्र राजनीति से। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये, क्योंकि आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे, ज़ाहिर है छात्रों की जो ज़रूरतें हैं वो आपने बेहतर समझा होगा। अगर पार्टी और उसके बाद जनता आपको मौका देती है तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे बरेली में युवाओं के लिए रोज़गार का कोई बहुत अच्छा अवसर यहाँ पे बरेली के अंदर नहीं है। बरेली, जैसा आपने अपनी शुरुआत में कहा कि बरेली दिल्ली और लखनऊ के बीच में सेंटर में स्थित है, लेकिन हमारे बरेली वालों का दुर्भाग्य है कि बरेली का नौजवान जब हायर एजुकेट हो जाता है तो उसको रोज़गार के लिए बरेली से बाहर जाना पड़ता है, चाहे वो बंगलौर जाए, चाहे वो दिल्ली जाए, चाहे नोएडा जाए, चाहे अन्य स्टेट में जाए, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में, अपने बरेली में रहकर वो जो है सेवाएँ अपनी नहीं दे सकता। जबकि उसके माता पिता किस तरह से उसको हायर एजुकेशन दिलाते हैं, कहीं ना कहीं उसको एजुकेशन लोन का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जब उस नौजवान की जिम्मेदारी आती है अपने माँ बाप के लिए, तो वो अपने माँ बाप को छोड़ के उसको जाना पड़ता है दूसरी जगह। तो मेरा सबसे बड़ा जो पहले प्रयास मैं चाहूँगा कि ये होना चाहिए कि नौजवानों के रोज़गार के लिए अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कुछ उद्योग धंधे लग जाएँ, तो जिससे कि नौजवान के लिए रोज़गार मिले। दूसरा, यहाँ पर जो आप देखिए कैंट क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत पुराने इलाके भी हैं, बहुत पहले से जो बसे हुए हैं, कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी सी बरसात में बहुत जल भराव हो जाता है। यहाँ पर जो है पानी की निकासी का कोई बहुत अच्छा यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है। इस चीज़ को कोई, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से कुछ प्लान किया जाए तो निश्चित तौर पे इसको समस्या से समाधान कराया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो अस्पतालों की मनमानी चलती है, आप देखिए बरेली में तमाम बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन अगर अस्पतालों के किसी भी बिल को आप चेक करो तो मनमाने जो है पैसे वसूलने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बरेली के जनप्रतिनिधियों से, जो यहाँ पर विधायक हैं, जो यहाँ पर सांसद हैं, जो यहाँ पर मेयर हैं, क्यों नहीं इनके खिलाफ जो है अभियान चलाते आप? क्यों नहीं इनसे जो है ये इनकी अवैध वसूली को रोकने का काम करते हैं? क्योंकि गरीब का पैसा जो जिस तरह से कैसे जुटाकर अपने किसी परिवार के सदस्य के इलाज के लिए लेके आता है, और वो लोग उसके जो है पैसे पे डाका डालने का काम करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग, ये अस्पताल वाले बड़े लोग, तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ भी कहीं ना कुछ एक्शन होना ज़रूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ ये आप देखिए कि एक बड़ा डिस्टेंस होता जा रहा है कि कुछ अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल हैं, वो उसमें बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और जो छोटे जो मज़दूर तबके के लोग हैं उनके शिक्षा के लिए जो सीटें जो है आपने कहा था कि स्कूलों में जो है मिलेंगी, कहीं ना कहीं उन लोगों को उनसे वंचित रखा जाता है। और वो बच्चे आज भी जो आपके वार्ड में, मोहल्लों में जो सरकारी स्कूल हैं, कहीं ना कहीं उसमें जाने के लिए उनको जाना पड़ता है, और वहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा जो है पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। तो इसके क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम, आज देखिए हमारे एक बरेली के उद्योगपति ने एक बहुत बढ़िया मॉडल स्कूल बनाया है। मैं समझता हूँ कि एक स्कूल से ये काम नहीं चलने वाला। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े स्तर पर ये काम होना चाहिए। हर स्कूल में अच्छी व्यवस्था हो, पढ़ने की अच्छी क्लासरूम की व्यवस्था हो, बेंचें हों, और स्मार्ट क्लासेस की जो हम लोग परिकल्पना करते हैं, अगर इन आम आदमी के बच्चे को भी मिलने लगे तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के बच्चे भी आने वाले दिनों में कलेक्टर और कप्तान बनकर जो है देश को चलाने में मदद करेंगे। ये सोच है। अगर ऊपर वाला मौका देगा, हमारे लोग जो हैं, जो हमारे वोटर हैं, मतदाता हैं, अगर पार्टी एक मौका देगी चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं समझता हूं कि सबके बीच में जाकर ईमानदारी से चुनाव लड़ने का काम करूंगा, और आने वाले समय में एक लंबी लकीर खींचने का काम करूंगा। धन्यवाद। बस चलते चलते ही रास्ते में ही बात कर लूँ, बिजी लाइफ अब हो गई है, लगातार 5 महीने चुनाव के रह गए, कुछ वक्त निकाल पाते हैं और चीज़ों के लिए, ख़ासतौर से एंटरटेनमेंट? देखिए, अब जैसे जैसे जो है चुनाव नज़दीक आ रहा है, पार्टी की भी, संगठन की भी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से बहुत सारे काम हैं, बूथ स्तर तक सत्यापन का भी काम चल रहा है, और व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मुझे अपने लिए भी कहीं ना कहीं तैयारी करनी है कि अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी तो निश्चित रूप से जो है विधानसभा चुनाव में लड़ने का काम करूँगा मजबूती के साथ। तो इसलिए इस समय काम का टाइम है, एंटरटेनमेंट जो है अब दूर की बात है। विधानसभा चुनाव के बाद देखा जाएगा कुछ समय निकालने के लिए, लेकिन फ़िलहाल इस समय नहीं है।
जी, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ तो गौरव सक्सेना जी, जो कि जिन्होंने एक एक लफ्ज़ में जो है सियासत की जो मैच्योरिटी है वो नज़र आती है। बहरहाल कैंट विधानसभा सीट हो या और बरेली की 9 सीटें हों, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम है। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटक।